बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े को रोलिंग पर। आज की क्लास में हम BA 5 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी जो प्राचीन इतिहास के पेपर 1 को आज हम लेके आ चुके हैं। आज की क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से मतलब पेपर आपका जो 1 है प्राचीन इतिहास का, हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज के मॉडल पेपर के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हो, इन सभी प्रश्नों को रट लेते हो, तो आपका 80 से 90% पेपर आपका इन्हीं से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसी के मॉडल पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं। पेपर 1 पे, पेपर 1 जो आपका है, पेपर के यहाँ से आपको नेम मिलाना है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। आज आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर भी लगा हुआ है और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय और भी MJPRU, राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज, ये सभी विश्वविद्यालय जो कि DBR वगैरह सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 75 नंबर का अर्जित कराया जाएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन 1 के प्रश्नों को सोल्व करूंगा। टोटल इसमें 10 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय में भी 10 ही क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में भी आते हैं, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी 10 ही आते हैं, और भी जो कि महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय में भी 10 ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं 10 क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, जो कि सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट एंड स्टफ क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहता है। तो पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि उपनयन संस्कार क्या है। क्वेश्चन काफी आपका महत्वपूर्ण है, तो इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो उपनयन संस्कार, जिसे जो है उपनयन संस्कार को जो है हम यज्ञोपवीत जो है संस्कार भी इसको जो है कहा जाता है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख जो है संस्कार है, जिसमें जो है एक बालक को गुरु के पास जो है ले जाकर ज्ञान गायत्री मंत्र की दीक्षा जो है दी जाती है, और उससे जो है यज्ञोपवीत मतलब जो है जनेऊ धारण जो है कराया जाता है। यह संस्कार जो है बालक के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का जो है मार्ग प्रशस्त करता है, और इससे जो है ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत का प्रतीक जो है माना जाता है। तो इतना इसके बारे में आपको लिखना है कि उपनयन संस्कार क्या है। उपनयन संस्कार को जो है हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है हिंदू धर्म का एक प्रमुख संस्कार है। इसमें जो है एक बालक को गुरु के पास ले जाया जाता है और उसको जो है गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, और उसे जो है जनेऊ ध्वज धारण कराया जाता है। यह संस्कार जो है बालक के जीवन में भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करती है, और इसे जो है ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी जो है माना जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसका अर्थ क्या है उपनयन संस्कार का, इसको समझ लीजिए। उपनयन का शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो मतलब होता है निकट जो है लाना। मतलब जो है इस प्रकार संस्कार में पिता जो है बालक को, मतलब जो पिता होता है बालक का, वो जो है बालक को गुरु के निकट जो है लाता है, और गुरु उसे जो है ज्ञान के निकट जो है लाता है। यही होता है उपनयन संस्कार। इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि गृहस्थ जो है आश्रम क्या है, काफी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। पहली बात तो आश्रम व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था को हम समझेंगे, उसी में गृहस्थ आश्रम भी आपका आता है। फिर है 4 पुरुषार्थ क्या है, 4 पुरुषार्थ इसको समझेंगे। फिर है प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका सिद्धांत बताना है। फिर है समा जो है हर्ता क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले जो कि प्राचीन हिंदू धर्म में जो आश्रम व्यवस्था है इसको हम समझेंगे। तो प्राचीन हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था जो है मानव जीवन को सही दिशा देने और उसके जो है व्यक्तिगत सामाजिक आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक रूपरेखा है। या जो है प्रणाली मानव जीवन का लगभग 100 वर्ष मानकर उसे जो है 4 समान भागों में आश्रमों में जो है विभाजित करती है, जिनमें से जो है प्रत्येक की अवधि जो है लगभग 25 वर्ष की होती है। ये जो व्यवस्था है आश्रम, इसमें जो है जीवन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? पहला इसमें बांटा गया है कि जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें जो विद्यार्थी जीवन होता है, इसकी जो अवधि होती है ये जो है जीवन के जो है पहले 25 वर्ष से होती है। 25 वर्ष का जो समय होता है ये ब्रह्मचर्य आश्रम जो है कहलाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी जीवन होता है विद्यार्थी का। इसका उद्देश्य क्या रहता है इस जो है आश्रम का? इसका उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति जो है गुरु के आश्रम यानी जो है गुरुकुल में रहता है और उनसे जो है शिक्षा प्राप्त करता है। हम कर्तव्यों की बात करें तो इसका जो मुख्य कर्तव्य होता है, मुख्य फोकस है अध्ययन ज्ञान अर्जन, अनुशासन का पालन करके जो इंद्रिया है उसको नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन करना इसका उद्देश्य रहता है या फिर कर्तव्य रहता है। यदि हम अगले जो है बात करें आश्रम व्यवस्था की, ठीक है, तो यह है गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम जो कि आपके इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन ही था, तो गृहस्थ आश्रम को हम जो है पारिवारिक जीवन का जो है कहते हैं, फिर जीवन की आश्रम कहते हैं। मतलब जो पारिवारिक जीवन वाला जो व्यवस्था होती है उसी को हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है?
पहला था जो है 25 वर्ष तक था, अब ये जो अवस्था होती है ये 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक जो है मानी जाती है गृहस्थ आश्रम। अब इसमें क्या करता है, ठीक है, इसमें जो है इसका उद्देश्य रहता है कि पूरी शिक्षा करने के बाद व्यक्ति जो है विवाह करता है, परिवार बसाता है, धन कमाता है, जो है धन कमाता अपने धर्म के अनुसार, और सामाजिक और जो पारंपरिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाता है व्यक्ति इसमें। उसके बाद इसके कर्तव्यों की हम बात करें तो यह जो है आश्रम समाज की नींव जो है माना जाता है, क्योंकि यहीं से अन्य जो आश्रम होते हैं उसका पोषण जो है होता है। इसमें जो है पंच महायज्ञ, अतिथि जो है सत्कार और संतान उत्पत्ति जैसे जो कर्तव्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगले हम आश्रम व्यवस्था की बात करें प्रकार की, तो होता है वानप्रस्थ आश्रम, जिसको हम वानप्रस्थ या फिर जो है सेना निवृत्ति भी कहा जाता है इसको। तो इसकी जो अवधि होती है ये 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष की जो समय होती है, भी एज होती है, इसको हम वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत जो है रखते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, जब जो है व्यक्ति के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, ठीक है, जब व्यक्ति के कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, जैसे कि वह जो है वह दादा दादी बन जाता है, तो वह जो है धीरे धीरे पारिवारिक जो मामले होते हैं उससे हट जाता है और आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर जो है बढ़ता है। ठीक है, इसके कर्तव्यों की हम बात करें तो इस जो है चरण में व्यक्ति जो है एकांत मतलब जो है अक्सर जंगल में रहता है, ध्यान तपस्या जो है करता है और समाज को परामर्श और मार्गदर्शन जो है प्रदान करता है। उसके बाद आता है लास्ट में जो इसका जो है प्रकार है आश्रम का, वो है संन्यास आश्रम, जिसको हम त्याग और जो है वैराग्य भी कहा जाता है। तो ये जो अवधि होती है 75 वर्ष से लेकर, ठीक है, 75 वर्ष की आयु के बाद के जो समय होता है इसको हम जो है 100 वर्ष तक आप कह सकते हो, तो इसको हम संन्यास आश्रम कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है इस आश्रम का, तो इसका उद्देश्य रहता है कि यह जीवन का सबसे अंतिम चरण होता है, जिसका लक्ष्य होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, इसके हम कर्तव्यों की बात करें यदि, तो व्यक्ति जो है सभी सांसारिक जो बंधन होते हैं, इच्छाओं को जो है पूरी तरह से त्याग देता है और एक जो है जो कि कह सकते हो एक तपस्वी बन जाता है और अपना पूरा समय ईश्वर की भक्ति, उसमें ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार में जो है बिताता है। तो ये थे आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर। अब आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य जो कि धर्म मतलब कर्तव्य, और अर्थ मतलब जो है धन, और काम मतलब होता है इच्छा है, मोक्ष मतलब होती है मुक्ति। इन 4 पुरुषार्थों को जो है संतुलित रूप से प्राप्त करना है ताकि व्यक्ति का जो जीवन है सार्थक हो सके। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन आपका 100% फंसेगा। ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन दिखेगा। अब 4 पुरुषार्थ क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 4 पुरुषार्थ आपके कौन कौन से हैं, कहोगे जो है धर्म, अर्थ, काम और जो है मोक्ष। ये जो है 4 पुरुषार्थ है जो हिंदू दर्शन में मानव जीवन के 4 मुख्य जो है लक्ष्य हैं। धर्म का अर्थ होता है कि सदाचार, नैतिक मूल्य, और अर्थ का अर्थ होता है कि समृद्धि और जो है आर्थिक सुरक्षा। जबकि काम का अर्थ होता है सुख और प्रेम की इच्छाएं। मोक्ष का अर्थ होता है आध्यात्मिक युक्ति। ये चारों जो है मिलकर जीवन को जो है संतुलित करते हैं और एक पूर्णता जो है उसमें लाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा लॉन्ग में समझेंगे। जो 4 पुरुषार्थ है, सबसे पहले धर्म क्या है, तो यह जो है जीवन का एक नैतिक और आध्यात्मिक पहलू है जिसमें सही आचरण, कर्तव्य, नैतिक मूल्यों का जो है पालन इसमें जो है शामिल है। फिर आता है अर्थ, तो यह जो है भौतिक समृद्धि, सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें धन, ज्ञान, कैरियर इसमें शामिल है ताकि जो है व्यक्ति और उसके जो पारिवारिक की जो जरूरतें होती हैं उनको जो है पूरा कर सके। उसके बाद आता है काम, तो यह जीवन की इच्छाओं जैसे कि सुखों और प्रेम से संबंधित है, जो सुख और आनंद प्राप्त करने की इच्छाओं को जो है दर्शाता है। उसके बाद आता है मोक्ष, तो यह जो है जीवन का सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ होता है कि सांसारिक जो बंधन होते हैं उससे मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की जो है प्राप्ति करना। ठीक है, ये होता है मोक्ष। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आपको बताना है। तो इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख जो है दैवीय सिद्धांत है, और इसमें संयुक्त परिवार प्रणाली ये भी है जो कि सिद्धांत है, इससे विकास है। तो सबसे पहले यदि हम दैवीय सिद्धांत के अनुसार देखें तो ईश्वर ने समाज में जो है अराजकता को समाप्त करने के लिए राजा की रचना की है। ये सिद्धांत कहता है, दैवीय सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर ने समाज में जो अराजकता है उसको समाप्त करने के लिए राजा की रचना की है, जिससे जो है देवताओं के जो है कड़ों से जो है बनाया गया था। वही यदि हम अन्य मतों के अनुसार यदि हम देखें, जैसे कि संयुक्त परिवार प्रणाली का विस्तार हुआ और बड़े परिवार के जो है मुखिया ने धीरे धीरे राजा का रूप ले लिया, ये सिद्धांत कहता है। इसके अतिरिक्त राज्य की उत्पत्ति का एक और भी जो है विचार है, जो है बल सिद्धांत। तो बल सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है शक्तिशाली योद्धाओं के नेतृत्व में विजय और शक्ति से जो है उभरा है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति कह सकते हो, इसकी उत्पत्ति हुई है।
ठीक है, ये थे इनके सिद्धांत। अब यहाँ से इतिहास में जो कि समाहर्ता क्या है इसको समझ लीजिए। तो ये जो है मौर्यकालीन अधिकारी था जो राजस्व संग्रह और वित्तीय जो प्रबंधन था फाइनेंशियल उसके लिए जिम्मेदार था। ये उनका जो कार्य था राज्य के सभी जो स्रोत थे उनसे करो और राजस्व की वसूली करना, और राज्य के खजाने जो राज्य का खजाना होता था उसका मैनेजमेंट करना होता था, उसका प्रबंधन करना रहता था। और जिससे वह जो है मौर्य जो है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी जो है बन गया था। इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ कि महा जो है दंड नायक क्या है, उपनिषद क्या है, क्वेश्चन काफी मोस्ट वांटेड है। फिर है श्रेणी व्यवस्था क्या है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था श्रेणी व्यवस्था दोनों मिलती जुलती हैं। अब देखो महादंड नायक क्या है, एक प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी था जो मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था। महादंड नायक क्या है, एक प्राचीन और मध्यकालीन एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी था जो मुख्य न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यह जो है पद आज के मुख्य न्यायाधीश या पुलिस प्रमुख के जो है समान था। मतलब जो है ये जो पद था जैसे कि आज जो पुलिस है जो न्यायाधीश है उसके समान ही पहले जो है पद होता था, ठीक है, व्यक्तियों को दिया जाता था, समान था। कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधी जो होते उनकी जांच करने और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था महादंड नायक, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से देखिएगा कि उपनिषद क्या है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिए। तो उपनिषद जो है हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण जो है धर्म ग्रंथ हैं जो वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें जो है वेदांत भी जो है कहा जाता है, ठीक है। उपनिषद का जो है जो शाब्दिक अर्थ है कि समीप बैठना, अर्थात जो हम कह सकते हैं कि जो गुरु के जो है पास बैठकर प्राप्त किया गया जो ज्ञान होता है इसी को हम जो है कह सकते हो उपनिषद कहते हैं। इन जो है ग्रंथों में ब्रह्मा, आत्मा, सृष्टि जैसे जो विचार पर दार्शनिक और गूढ़ ज्ञान जो है इसमें दिया जाता है जो अक्सर गुरु शिष्य संवाद के रूप में जो होते हैं। उपनिषदों की जो संख्या है 108 मानी जाती है और इन्हें जो है ज्ञान का एक गहरा स्रोत भी जो है माना जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें जैसे कि अर्थ, ठीक है। तो इसमें जो है इसका अर्थ की बात करें उपनिषद का, तो उपनिषद जो शब्द है उप मतलब होता है निकट और नी का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक और सद का मतलब होता है बैठने से मिलकर जो है बना। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना यही उपनिषद कहलाता है, सिंपल सी परिभाषा। इसके हम विषय की बात करें तो इसमें जो है आत्मा, ब्रह्मा और जगत के संबंध का जो दार्शनिक विवेचन इसमें किया जाता है। इन्हें जो है ज्ञान कांड भी कहा जाता है। उसके बाद आती है शैली, तो ये जो है ग्रंथ जो है गुरु और शिष्य के बीच जो गूढ़ जो संवाद है इसके रूप में लिखे जाते हैं जो वेदों के मर्म को जो है उजागर करते हैं। उसके बाद आता है वेदांत, तो ये जो है वेदों के अंतिम जो है भाग होते हैं या फिर होने के कारण, क्योंकि वेदांत जो कि ये वेदों के अंतिम भाग हैं इनके कारण से जो है वेदांत भी कहा जाता है। फिर है संख्या, उपनिषदों की हम संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या जो 108 मानी जाती है जिसमें से शंकराचार्य द्वारा जो कि भाष्य किए गए 10 उपनिषद प्रमाणिक जो है माने जाते हैं। इसके महत्व की हम बात करें तो उपनिषदों को जो है सनातन धर्म के जो है दार्शनिक ग्रंथों में से एक माना जाता है जो आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। इसकी हम इतिहास की बात करें तो इसकी रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, ठीक है। और जो कि 17वीं शताब्दी में मुगल जो कि राजकुमार दारा सिकोह ने लगभग 50 उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद भी करवाया था। तो इस तरह से आपको इनके बारे में लिखना है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है इसको भी समझ लीजिए, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा। वर्ण व्यवस्था श्रेणी व्यवस्था दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वही लिख दोगे आपको नंबर मिलेगा। तो वर्ण व्यवस्था जो कि वैदिक काल के आर्यों की महान देन है, क्योंकि आर्यों ने अपने जीवन को नियमित बनाने हेतु चार वर्गों में जो है इसको बांटा है ताकि सृष्टि का जो विधान है जो यम नियम है एक साथ चल सके। इस व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण जो समाज है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है आपका शूद्र, ठीक है। इसको 4 बांटा गया है। तो विभिन्न जो है प्राचीन हमारे जो धर्म ग्रंथ है इसमें वर्ण व्यवस्था के उद्भव, इसके विकास के संबंध में विभिन्न जो है प्रकार के इसके वर्णन जो है मिलते हैं। जैसे कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेदों में क्या दिया गया है, तो हम सभी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हम इस समाज को जो बांटा गया 4 भागों में उसको हम समझेंगे। सबसे पहले वेदों के माध्यम से हम समझेंगे। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो है वेद। तो इसमें जो है वेदों को जो है विचारकों ने अलौकिक सत्ता की जो है देन माना है। ऋग्वेद के पुरुष जो है सूक्ति अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण,
और भुजाओं से जो है क्षत्रिय, और कट से जो है वैश्य, और पैरों से जो है शूद्र वर्ग की जो उत्पत्ति हुई है। मतलब जो है वेद क्या कहते हैं, वेद कहते हैं कि ऋग्वेद के में जो पुरुष हैं, ठीक है, जो है पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, और जो है ब्रह्मा के भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और कट से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। लोग जो है अपने ही वर्ण में विवाह करते हैं, ऐसी जो प्रथा थी, ठीक है। उसके बाद है जो कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ में मंत्रों से जो है इस बात का पता चलता है कि उस समय जो है 4 वर्ग जो है विकसित हो चुके थे। एक था तैत्तिरीय, जो कि ब्राह्मणी ग्रंथ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए अलग अलग जो है बल की प्रथाएं थी। शूद्रों में जो है जो कि अनार बल की प्रथाएं थी, उनको जो है अनार कहकर पुकारा जाता था। और जो है शतपथ ब्राह्मण में एक ऐसा जो है कहा गया है कि चारों वर्गों की उत्पत्ति देवी अग्नि से हुई है, और विवाह के नियम जो कठोर नहीं थे। उसके फिर है उपनिषद। तो उपनिषद में जो है वर्ग व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया, इसको भी समझ लीजिए। तो यद्यप जो है उपनिषद उस समय के दार्शनिक ग्रंथ माने जाते हैं, यद्यप उसमें जो है वर्गों के विषय में पर्याप्त उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है। बृहदा जो है राग को उपनिषद के चारों वर्गों की उत्पत्ति के संबंध में विषय वस्तु मिलती है। इससे क्षत्रिय वर्ग की अच्छी दशा का जो है ज्ञात होता है। उसके बाद है स्मृतियों के अनुसार यदि हम बात करें तो मनुस्मृति में प्रथम जो है अध्याय में 5वें श्लोक में लिखा है कि उस समय समाज के में जो है 4 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे। उनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से मानी गई है। इन जो है जो कि वर्ग में जो है जो ब्राह्मण होते थे श्रेष्ठ थे, शूद्र जो है सबसे निम्न थे। अपने जो है वर्ग से हटकर निम्न वर्ग से विवाह करने पर जो संतान पैदा होती थी उसको जो है वर्ग संकर कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद महाभारत में इसका क्या उल्लेख है जो कि वर्ग व्यवस्था को लेकर। तो महाभारत में जो है शांति पूर्व में उल्लिखित भारद्वाज और जो है जो कि मृगो ऋषियों के पारस्परिक संवादों से ज्ञात होता है कि उस समय वर्ग व्यवस्था थी। वर्ग जो है भेद रंग भेद पर ही जो आधारित थे। भृगु के अनुसार पहले जो है एक ही वर्ग था और वह था ब्राह्मणों का, किंतु जो है बाद में ब्राह्मणों ने अपने कर्म और अधिकारों के कारण जो अन्य वर्ग जो है बना दिए। यदि हम भगवत गीता के अनुसार देखें कि वर्ग व्यवस्था कैसे इसको उल्लेख किया गया है, तो गीता के 4th जो अध्याय है इसमें जो है अर्जुन को उपदेश जो है देते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाजन से, मतलब व्यक्ति के गुण उसके कर्मों के विभाजन से जो है ब्राह्मण वैश्य और शूद्र मेरे जो है बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया था, लेकिन जो है वे क्षत्रिय नहीं कहलाए। उसके बाद है रामायण में क्या इसका उल्लेख है। तो रामायण के अनुसार वर्ण जो है धर्म के अंतर्गत जो है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य जो है समान धर्म के थे। मतलब रामायण में इसका उल्लेख जो है सभी धर्म समान ही थे। ब्राह्मण का कार्य था कि वेदों का अध्ययन, जो है व्रत, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना, जबकि शूद्रों का कार्य जो है तीनों वर्गों की सेवा करना था और वे जो है यज्ञ में उपस्थित हो सकते थे परंतु यज्ञ संपादन में सम्मिलित नहीं हो सकते थे। उसके बाद है जो कि विदेशी जो विचारक है उनके क्या मत है वर्ग व्यवस्था को लेकर, इसको भी समझ लीजिए। जैसे कि मेगनिस्नीज और क्योंकि हेंगसांग के जो कि जब यात्रा यहाँ की भारत की तो इन्होंने जो कि कुछ अपने डायरी के माध्यम से यहाँ की व्यवस्था का उल्लेख किया है, तो इनके माध्यम से हम समझेंगे। तो भारतीय वर्ग व्यवस्था के संबंध में पर्याप्त जो है जानकारी प्राप्त होती है इनके द्वारा। मेगस्थनीज ने भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है, जबकि हेंगसांग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि जातियाँ अपनी सीमा से हटकर विवाह नहीं कर सकती हैं और ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता था और क्षत्रिय जो है राजकाज देखते थे और जो वाणिज्य कृषि व्यापार करता था और जो शूद्र होते थे सभी वर्गों की सेवा करता था, ठीक है। इन्होंने भी इसको 4 भागों में विभक्त किया है जो विदेशी हमारे विचारक थे। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है कि मंडलम क्या है। उसके बाद है वैदिक काल में या फिर प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इसका उल्लेख कीजिए। तो इतिहास में मंडलम क्या है। मंडलम जो कि चोल वंश के दौरान सबसे बड़े प्रादेशिक विभाजन के रूप में उल्लेख इसका मिलता है, जो राज्य को विभिन्न भागों में विभाजित करता है और इसका अर्थ होता है कि वृत्त भी होता है या एक जो है प्रशासनिक इकाई भी है और जो कई जो है उप विभाजनों में जो है बटी थी, जैसे कि प्रादेशिक विभाजन। तो मंडलम जो है चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक और प्रादेशिक इकाई थी। उसके विभाजन की बात करें तो साम्राज्य को कई जो है मंडलों में जो है विभाजित किया गया था मंडलम में। उदाहरण के लिए जैसे कहें तो चोर मंडलम और जो है जो कि गयंडो चोल मंडलम सबसे जो है महत्वपूर्ण मंडलम थे ये।
अन्य उपयोग की हम बात करें तो जो मंडल का जो शब्द है इसका प्रयोग एक गोलाकार ज्यामितीय डिजाइन के लिए भी होता था, जिसका जो है हिंदू और बौद्ध धर्मों में गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ठीक है, अब यहाँ से प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति को लेकर क्या कहा गया है इसको भी समझ लीजिए। तो प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति उसके काल के अनुसार जो है बदलती रही है। देखो जिस तरह से समय बीतता गया स्थिति में जो है परिवर्तन होता गया आज तक। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह जो है वैदिक काल में सबसे अच्छी उनकी स्थिति थी, जहां उन्हें जो शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार था। बाद में, ठीक है, बाद के काल में जैसे जैसे काम समाज में जो है बदलाव आया, महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट आई। और वैदिक काल में जो बाल विवाह, सती प्रथा, जिससे जो प्रथाओं का उदय हुआ और जिससे उनकी जो स्वतंत्रता थी सीमित कर दी गई थी। तो यहाँ से इनके हम स्थितियों के बारे में समझेंगे महिलाओं की प्राचीन काल में क्या थी। तो सबसे पहले वैदिक काल में इनकी स्थिति क्या थी, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक ही रहा। इसमें जो है उच्च दर्जा महिलाओं को जो है समाज में एक सम्मानजनक स्थान जो है प्राप्त था। स्वतंत्रता की बात करें तो उन्हें जो है अपने जीवन साथी चुनने और विचारों को व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता थी। उसके बाद शिक्षा की बात करें हम तो महिलाएं जो है शिक्षित थी और वेदों का जो है अध्ययन करती थी। ठीक है, गार्गी और जो कि मैतई जैसी विदुषी महिलाएं भी इसमें थी। धार्मिक भागीदारी की बात करें तो वे जो धार्मिक अनुष्ठान थे उसमें भाग लेती थी और कई महिलाएं जो कि ऋषिकाओं ने जो है मंत्रों की रचना भी की थी। सार्वजनिक जीवन की बात करें तो महिलाएं जो है सभाओं और समितियों में भी जो है भाग लेती थी, जैसे कि अर्थवेद में जो इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद आया है कि उत्तर वैदिक काल, और उसके बाद में क्या बदलाव आया है महिलाओं के स्थिति में। तो जैसे कि अधिकारों में जो है कमी, तो धीरे धीरे महिलाओं के अधिकार जो है कम होने लगे और उन्हें जो है मुख्यतः घरेलू जो भूमिकाएं हैं उन तक ही सीमित कर दिया गया। उसके बाद शिक्षा का अभाव, तो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है शिक्षा के अभाव भी आया, क्योंकि शिक्षा का स्तर गिरा और महिलाओं को जो है शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। उसके बाद है विवाह संबंधी प्रथा, जैसे कि बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया। अब विधवा विवाह पर रोक, तो विधवा विवाह जो है क्योंकि नियोग प्रथा पर रोक भी जो है लगा दी गई। उसके बाद है मनुस्मृति का जो है प्रभाव, तो मनु में जो है सिद्धांत दिया है कि एक महिला को जीवन भर पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि गुप्त काल और जो पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो गुप्त काल, इस काल में जो महिलाओं की स्थिति जो संतोषजनक नहीं थी। उन्हें जो घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। विवाह के बाद उन्हें पति के परिवार के साथ समर्पित होना पड़ता था। इसके बाद पौराणिक काल की हम बात करें तो इस काल में जो है जहाँ महिलाओं की पूजा जैसे कि शक्ति के रूप में जो की जाती थी, वहीं कुछ मायनों में उनकी जो स्थिति थी वैदिक युग की देवी की भूमिका से कम होकर के क्योंकि सह धर्मनिरपेक्ष तक जो है रह गई थी। तो संक्षेप में हम कहें तो प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति जो एक समान नहीं थी, बल्कि समय समाज के साथ जो है बदलती रही। जो कि प्राचीन भारत जो की था, जब महिलाओं की स्थिति पहले सही थी पर धीरे धीरे जैसे बदलाव आता गया तो इसमें गिरावट आती गई। ठीक है, तो बल्कि समाज में जो है समाज के साथ जो है बदलती गई उनकी स्थिति। वैदिक काल में उन्हें जो है काफ़ी स्वतंत्रता सम्मान मिला था। वैदिक काल में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, शिक्षा का भी स्तर अच्छे था, अपना जो है जो कि पार्टनर चुनने का भी अधिकार था, सभा करने का अधिकार था, शिक्षा का भी अधिकार था, सब अधिकार थे। लेकिन बाद में जो है कालों में सामाजिक और जो धार्मिक बदलाव के कारण उनकी स्थिति में काफ़ी गिरावट आई। तो इस तरह से इसके बाद आपको लिखना है, क्वेश्चन को भी रट्टा आपको नहीं मानना, केवल आपको क्वेश्चन का बेस आपको समझना है बस। अब यहाँ से सेक्शन आपका 20 स्टार्ट होगा, तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है इसमें 5 से जो है 7 प्रश्न आपके आते हैं, जो कि 4 से 5 ही प्रश्न आपको करना पड़ता है। इसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 5 या 4 करने पड़ेंगे। इसमें आपके एक्स्ट्रा प्रश्न आपके 2 से 3 रहेंगे, काफ़ी अच्छी बात है इसमें। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि प्राचीन भारत में जो वैवाहिक व्यवस्था था उसका आपको वर्णन करना है। उसके बाद है राज्य के सप्तांक सिद्धांत, बहुत ही मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन आपका है। उसके बाद है सम्राट अशोक के कल्याणकारी जो कार्य थे उसका भी उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ से हम इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारतीय विवाह पद्धति और उसके प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो लोगों के बीच संबंध नहीं है, बल्कि एक संस्कार है। भारतीय संस्कृति में विवाह को जो है एक संस्कार माना गया है, जो हिंदू धर्म के 16 प्रमुख संस्कारों में से एक संस्कार जो है माना जाता है। भारतीय विवाह पद्धति के अंतर्गत जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन जो है मिलता है। तो विवाह के जो 8 प्रकार हैं, हम एक एक प्रकार के माध्यम से इसके हम प्रकारों को समझ सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म विवाह, तो यह विवाह जो है वर एक जो है वधु पक्ष की सहमति से जो है संपन्न किया जाता था। यह विवाह जो है जो वर और जो है जो वधु की सहमति, जैसे कि आज का जो समय है, ठीक है, देखे जाते हैं दोनों की सहमति होती है, वर पक्ष का भी वधु पक्ष का भी, तब शादी होती है। तो ये ब्रह्म विवाह
जो है संपन्न किया जाता था, जिसमें जो है वधु पक्ष जो है वर पक्ष को आमंत्रित कर उचित जो है विधि विधान से अपने कन्या को जो है वर पक्ष में सौंप कर विवाह जो है संपन्न कराता था। ठीक है, जो कि आज भी ये प्रचलित है। उसके बाद है देव विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत कन्या जो है वर्ग को स्वयं चुनती थी। ये जो देव विवाह था, इसमें जो कन्या होती थी वो अपना जो लाइफ पार्टनर था उसको स्वयं चुनती थी, और वर्ग को जो है जो वर होता है उसको चुनकर उसे जो है गले में वरमाला डालती थी, जिससे विभिन्न जो है विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण इसमें किया जाता था। उसके बाद आता है आर्ष जो है विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत जो है गाय और बैल के जो है जोड़ों को धार्मिक रीति रिवाज जो है स्वीकार करते हुए कन्यादान किया जाता था, और उसके बाद बदले में गाय बैल की जोड़ी भी जो है भेंट की जाती थी। उसके बाद आता है अगला जो विवाह का जो प्रकार है वह है प्रजापत्य विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत जो स्त्री पुरुष विवाह इच्छुक होते थे वह जो है धार्मिक रीति रिवाज से एक दूसरे को स्वीकार कर विवाह संबंध बनाते थे। ठीक है, मतलब दोनों राजी होते थे तो विवाह कर लेते थे रीति रिवाज से। ठीक है, उसके बाद है असुर विवाह। तो इस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष जो है अथवा कन्या पक्ष के द्वारा सुविधा अनुसार धन देकर विवाह संपन्न कराया जाता था। यह असुर विवाह है। उसके बाद है जो कि गंधर्व विवाह। तो इस विवाह में जो वर एवं जो है कन्या की सहमति से जो है शारीरिक संपर्क बनाकर विवाह जो है कर लिया जाता था। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो है कन्या के पक्ष के जो है लोगों को डराकर जबरदस्ती संपन्न कराया जाता था। राक्षस विवाह क्या है? कन्या जो पक्ष है उसको डराया जाता था, जबरदस्ती विवाह किया जाता था, ये राक्षस विवाह होता था। इसमें जो है कन्या पक्ष लोगों को जो है डराकर वर पक्ष के लोग कन्या को जबरदस्ती ले जाते थे। उसके बाद है पैसाद विवाह। तो यह जो है विवाह किसी कन्या के साथ जबरदस्ती किया जाने वाला विवाह है। इसमें जो है कन्या को नशे की हालत में या जो है सोई हुई कन्या के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उससे विवाह कर लिया जाता था। यह था जो है पैसाद विवाह। ये जितने भी इसमें के विवाह है सभी जो कि आज की व्यवस्था में सब जो है खत्म हो गए हैं। आज की व्यवस्था में जो यदि कोई कह सकते विवाह का प्रकार प्रचलित है तो वह है ब्रह्म विवाह। ठीक है, जो कि वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों की सहमति से, घर वालों की सहमति से होते हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, मतलब राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है ये क्या है, इसका वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन है ये। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग का मतलब होता है 7 सिद्धांत। तो राज्य के जो 7 आवश्यक जो अंग हैं, जिसमें स्वामी जिसको शासक कहते हैं, उसके बाद है कि अमात्य जिसको मंत्री कहा जाता है, इसके बाद जनपद जिसमें क्षेत्र जनसंख्या आती है, फिर है दुर्ग मतलब किला, कोष मतलब राजकोष जिसमें खजाना रखा जाता था, और दंड मतलब जो होती है सेना, मित्र मतलब होता है सहयोगी राष्ट्र। तो ये जो है अंग एक दूसरे पर निर्भर करते थे, और राज्य की जो स्थिरता है, जो समृद्धि, उसके लिए महत्वपूर्ण अभी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अब इसके हम राज्य के जो 7 अंग हैं इनको हम समझेंगे। जिसमें स्वामी, जैसे कि राज्य का जो प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है जो शासन करता था उसको शासक या फिर जो है स्वामी कहा जाता था। उसके बाद जो कि अमात्य जिसको मंत्री कहा जाता है, जो कि राजा के सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी जो राज्य के कामकाज में जो है मदद करते थे। उसके बाद जनपद जो कि क्षेत्र और जनसंख्या, तो राज्य की जो भूमि है और उस पर जो निवास करने वाली जो प्रजा है ये सब इसमें आती है। उसके बाद है दुर्ग मतलब किला, रक्षा व्यवस्था। तो राज्य की व्यवस्था के लिए बनाए गए जो किले हैं, रक्षात्मक जो है संरचनाएं हैं। उसके बाद है कोष, राजकोष। यह जो है राज्य का धन और जो आर्थिक जो संपन्नता है जो सभी अंगों के संचालन के लिए आवश्यक है उसको इसमें रखा गया है। फिर है दंड। तो राज्य की जो सैन्य शक्ति है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी जो आक्रमण है उससे बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, इसको दंड व्यवस्था के तहत रखा गया है। फिर है मित्र। तो सहयोगी राष्ट्र, जैसे कि राज्य के सहयोगी और मित्र राष्ट्र जो कूटनीतिक और सैन्य सहायता प्रदान करते थे अपने राष्ट्र को जो है बचाने के लिए। तो ये थे सप्तांग जो है सिद्धांत, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से जो कि सम्राट अशोक जो के जो महान कार्य हैं कल्याणकारी आपको बताना है। तो सम्राट अशोक ने कालीन युद्ध के बाद कालीन की जो भयावहता को या फिर उसको देख कर या फिर उससे प्रभावित होकर हिंसा का जो मार्ग था उसको त्याग दिया और जन कल्याण के लिए कई सारे कार्य किए। उन्होंने मनुष्यों जानवर जो है दोनों के लिए अस्पताल, जो दवाइयाँ हैं औषधियाँ हैं उनको जो है बनवाए। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उन्होंने सड़क, कुएं और जो विश्राम गृह है जैसे कि धर्मशालाएं वगैरह ये भी बनवाए, और छायादार जो वृक्ष है उनको भी लगवाया। उन्होंने जो है न्याय व्यवस्था में सुधार किया और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए नियम भी बनाए, और अपने धर्म और अहिंसा के सिद्धांत पर जो है प्रसार किया, उसको आगे बढ़ाया। तो ये थे इनके कल्याणकारी कार्य।
फिर यहाँ से अगला जो क्वेश्चन इसमें है कि प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था क्या है इसको समझ लीजिए। तो इसमें जो है खेती जैसे कि पशुपालन और सिंचाई पर जो है जोर इसमें जो है दिया जाता था। इसमें जो है चक्रीय फसल, जैविक खाद और हाल जैसे जो औजारों का भी जो है प्रयोग किया जाता था। मतलब जो हल होते थे जुताई के लिए उसका भी प्रयोग किया जाता था। और साथ ही जो नहरें थे, जो कुएं थे, जो तालाब थे, इनके माध्यम से सिंचाई का प्रबंधन किया जाता था। वैदिक काल में जो कि हल, हसिया और चलनी जैसे जो उपकरण थे इसका इस्तेमाल होते थे। जबकि मौर्य काल में सुदर्शन झील जैसे सिंचाई व्यवस्था का निर्माण भी जो हुआ। तो इसकी हम प्रमुख विशेषताओं की बात की जैसे कि सिंचाई प्रबंधन। तो प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए जो नहर होती थी, जो कुएं होते थे, जो तालाब होते थे, ये कृत्रिम जो जलाशय बनाए गए थे सिंचाई के लिए। और मौर्य काल में सिंचाई के प्रबंधन के लिए एक विशेष जो है अनुभाग था जो कि सुदर्शन झील का निर्माण इसमें जो है किया गया था। उसके बाद सिंचाई के लिए हाथों से जैसे कि और कंधों पर पानी लेकर जो है यंत्रों के द्वारा नहरों के माध्यम से पानी का जो उपयोग होता था। उसके बाद है तकनीकी और जो औजार। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हल, हसिया जैसे जो औजारों का भी जो है निर्माण किया गया या फिर उपयोग किया गया। और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र और जैविक खाद का उपयोग भी जो है किया जाता था। वैदिक काल में जो कि बीज वपन और कटाई जैसी जो क्रियाएं भी जो इसमें की जाती थी। फिर फसलें और जो है खेती के तरीके। तो दोहरे मानसून के कारण एक वर्ष में 2 फसलें लेना संभव था, जिसमें गेहूं, धान, जौ, बाजरा जैसे जो कई फसलें थी उगाई जाती थी। और पराशर संहिता और जो कि बृहत संहिता जैसे जो ग्रंथ में विभिन्न फसलों और उनकी जो खेती के जो तरीके हैं इनका विवरण जो है मिलता है। सामाजिक और आर्थिक दम पहलू की बात करें तो शुरुआत में कृषि एक जो कि श्रेष्ठ पेशा जो है माना जाता था। बाद में वैश्यों का मुख्य जो है जो कि कह सकते हो व्यवसाय भी बन गया था, बिजनेस भी बन गया था। उसके बाद अहिंसा के सिद्धांत के कारण बाद में कौटिल्य ने शूद्रों को भी जो कृषि व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो है लेकर बाद के जो है कालों में भी कृषि अर्थव्यवस्था का जो है आधार थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब जो है नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है, क्वेश्चन मोस्ट वांटेड है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100%। ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में मगध जो कि आधुनिक बिहार में पड़ता है उसमें स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और एक शैक्षिक संस्थान था। यह जो है 5वीं और 12वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे बड़े और सबसे पहले महाविद्यालय में से विश्वविद्यालय में से एक था, जो बौद्ध धर्म, खगोलीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित जैसे विषयों में इसमें जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। आज जो है नालंदा के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और 2010 में इसी नाम से एक नया जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। इसके हम और भी इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना लगभग 427 ईसा पूर्व में सम्राट जो कि कुमार गुप्त प्रथम के जो है संरक्षण में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अवधि की हम बात करें तो 800 से अधिक वर्षों तक शिक्षा का केंद्रीय रहा, जो कि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है ये फलता फूलता रहा। छात्र एवं शिक्षक की बात करें तो इसमें करीब करीब 10,000 छात्र और जो कि 2,000 शिक्षक थे जो विभिन्न देशों से जो है आते थे। उसके बाद पाठ्यक्रम की हम बात करें इसमें जो कि बौद्ध धर्म के अलावा गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, मनोविज्ञान, युद्ध कला, कई जैसे विषय थे उसकी शिक्षा इसमें दी जाती थी। इसमें हम विद्वानों की यदि हम बात करें तो इसमें कई सारे विद्वानों ने यहाँ पर पढ़ाई की है और पढ़ाया भी है, जिसमें से जो कि हर्षवर्धन, धर्मपाल और वसुबंधु, नागार्जुन, आर्यभट्ट भी इसमें शामिल थे। ठीक है। अब इसका विनाश कैसे हुआ इस विश्वविद्यालय का, तो 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम जो आक्रमणकारी जब आए भारत में तो इसको जला दिया था। किसने जलाया था इसको भी समझ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को जो कि तुर्क अफगान सैन्य जनरल जो कि बख्तियार खिलजी जब 12वीं शताब्दी के अंत में एक विशेष रूप से 1193 ईस्वी के आसपास जो इसको जलाया था, उसके आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय को एक जो कि किले नुमा संरचना समझकर हमला किया और उसको पूरी तरह से जो है नष्ट कर दिया गया। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार यदि हम जानकारी आपको दें तो विश्वविद्यालय की जो विशालकाय जो पुस्तकालय थी, ठीक है, इसमें इतनी भयानक आग लगी थी कि लगभग 3 महीने तक वहाँ की जो पुस्तकें थी वह जलती रही। और इस जो है हमले से हजारों बौद्ध जो भिक्षुओं को भी जो है मार डाला गया। यह घटना जो है भारत में बौद्ध धर्म के पतन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है मानी जाती है।
ठीक है। जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं, केवल यहाँ के धर्म, यहाँ की संस्कृति को खत्म किया है और इस्लाम का बोझ जो है बीज बोने का प्रयास किया है, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य ही है अपने धर्म का प्रचार करना, चाहे जो है तलवार की नोक पर हो या फिर जबरन हो या फिर जो है प्रलोभन देकर, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ से अगले धर्म क्वेश्चन की बात करें, जो कि है कि भारत और चीन के मध्य जो व्यापारिक मार्ग थे प्राचीन समय में, वो क्या थे, और प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था क्या थी, इसका वर्णन करना है। तो सिंचाई व्यवस्था मैंने आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिए। तो प्राचीन भारत में सिंचाई के लिए जो कि नहर थे, कुएं थे, तालाब थे और बांध और वर्षा जल संचय की प्रणालियाँ थी। कृत्रिम जो है तरीके से नहरें, तालाब, जलाशय जो है बनाना इसमें शामिल था, जबकि कृत्रिम साधनों के अलावा कुएं से जो है पानी खींचने के लिए जो है, जो कि कह सकते हो पहिया जैसे जो यांत्रिक उपकरण थे, इसका प्रयोग किया जाता था। अब सिंचाई के तरीकों की हम बात करें, जैसे कि नदियाँ, तो नदियों से जो है पानी को खेत तक जो है लाने के लिए कई सारे जो है नहरें जो है बनाई जाती थी। सेतु, बांध बनाकर नदियों को नियंत्रित किया जाता था, जो बाद में खेती की सिंचाई के लिए नहरों में पानी जो है भेजते थे। उसके बाद कुएं, तो कुएं जो है सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत थे। कुएं के जो है पानी को जो कि चरख मतलब पट्टा और जो कि रस्सी के माध्यम से और जो कि चक्र मतलब पहिया जैसे उपकरण की मदद से खींचा जाता था। आपने भी कुएं से पानी निकाला होगा, अब तो बल्टी से उस पर चरखा रखा था, होता था, रस्सी के माध्यम से जो है निकाला जाता था। फिर है जलाशय और जो है तालाब, तो प्राकृतिक जो है जो कि नालों को जो है रोककर और भूमि को जो है खोदकर तालाब और जो है जलाशय बनाए जाते थे सिंचाई के लिए। फिर है यांत्रिक उपकरण, जैसे कि वायु मतलब पवन चक्की द्वारा खींचे जाने वाले पानी को जो है, क्योंकि स्रोत यंत्र, ठीक है, स्रोत यंत्र, इसका भी उपयोग किया जाता है। कई जगहों पर हाथ और जो है कंधों पर पानी ढोकर भी सिंचाई जो है की जाती थी। फिर है वर्षा जल जो है संचयन, तो इलाहाबाद में जो है पारिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी, जिसमें पानी को अलग अलग जो है जलाशयों में जमा किया जाता था। और चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर एक विशाल एनीकट बांध जो है बनाया था, जिसका उपयोग आज भी जो है किया जाता है। ये थी सिंचाई संबंधित। अब जो है मौर्य काल में सिंचाई की व्यवस्था क्या थी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसको भी समझ लीजिए। तो मौर्य काल में सिंचाई की जो उत्तम व्यवस्था थी, और मैग्नेनीज लिखता है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था और कुछ जो है पदाधिकारी नदियों का प्रबंधन रखते थे, ताकि उससे जो है पानी जो है ठीक से नहरों तक जो है खेतों तक पहुंचाया जा सके। और अर्थशास्त्र से पता चलता है कि सिंचाई की 4 विधियाँ थी। एक थी हाथ के द्वारा, दूसरी थी कंधों पर जो है पानी लेकर सींचना, तीसरी थी मशीन के द्वारा और चौथी थी जो है नदियों, तालाबों आदि से जो है सिंचाई की जाती थी। तो कुल मिलाकर सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और जो कि सौराष्ट्र प्रांत के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और रुद्रदामन के जो है जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि इस झील के निर्माण का कार्य चंद्रगुप्त के राज्यपाल जो कि पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ करवाया था, तथा अशोक के जो कि राज्यपाल थे जो कि तुषार से, इसने जो है इसे पूरा करवाया था सिंचाई के लिए। फिर यहाँ से सेक्शन आपका सी स्टार्ट हो गया है। इसके द प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। आपके इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन करना है। इसका मैंने अभी क्वेश्चन कराया है, लेकिन यहाँ से भी हम देखेंगे। उसके बाद है कि मंडलम के सिद्धांत, फिर है तक्षशिला विश्वविद्यालय पर आपको एक विस्तृत जो है विवरण देना है। फिर है चोल राज्य के स्थानीय जो प्रशासन है, इसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था है, जिसको हम वर्ग व्यवस्था के रूप में ये शुरू हुई थी, जो जन्म के आधार पर पदानुक्रमित सामाजिक संरचना थी, जिसमें जो है 4 वर्ग जो है थे। इसमें ब्राह्मण जो कि पुजारी और विद्वान थे, क्षत्रिय जो कि योद्धा और शासक थे, वैश्य जो कि व्यापारी और किसान थे, और शूद्र मतलब जो मजदूर थे जो सेवा करते थे। तो शुरुआत में यह व्यवस्था जो है व्यवसाय गुणों के आधार पर थी और जो है लचीली थी, लेकिन समय के साथ जो है यह कठोर और जो है वंशानुगत हो गई, और जिससे जो है प्रत्येक वर्ग के जो कर्तव्य थे वो निश्चित थे। तो यहाँ तो इसके हम विवरण की हम बात करें तो इसमें जो ब्राह्मण थे, ये जो है समाज में जैसे कि पुजारी, विद्वान, जो शिक्षित लोग थे, इनको जो है ब्राह्मण कहा जाता था। और जो क्षत्रिय थे, इनका जो कार्य था कि समाज की रक्षा करना और शासन और युद्ध करना इनका कार्य था। वैश्य का कार्य क्या था, जैसे कि व्यापारी थे, किसानी करना, और जो है कारगर थे, अर्थव्यवस्था और जो है व्यवसाय के लिए जिम्मेदार थे। जबकि वैश्य क्या थे, ये मजदूर और सेवा जो है प्रदाता थे, जो समाज में जो है 3 जो वर्ग हैं उनके शारीरिक श्रम और सेवाएं जो उनको प्रदान करते थे। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन था कि मंडलम का सिद्धांत क्या है,
तो मंडलम का सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन और विदेशी नीति का एक महत्वपूर्ण ढांचा है, जिसे जो है मुख्य रूप से कौटिल्य मतलब चाणक्य ने अपने ग्रंथ इनका जो अर्थशास्त्र है इसमें प्रतिपादन किया है। और इस सिद्धांत को राजमंडल या जो है राज्य का वृत्तांत भी जो है कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य को अपने पड़ोसी राज्य के साथ संबंध कैसे स्थापित करने चाहिए ताकि वह जो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और शक्ति का विस्तार भी जो है कर सके। तो ये सिद्धांत जो है कहता है। तो सिद्धांत की यदि हम मूल अवधारणा की बात करें तो मंडल सिद्धांत की मुख्य जो है मान्यता भौगोलिक जो है निकटता पर जो आधारित है। जैसे कि तत्काल जो है पड़ोसी शत्रु होता था, तो यह जो है एक राज्य का जो है ठीक सीमा से जो है लगा हुआ राज्य स्वाभाविक रूप से उसका जो है शत्रु माना जाता था, क्योंकि दोनों के हित और क्षेत्र विस्तार की जो महत्वाकांक्षाएं जो है टकराती थी। उसके बाद है शत्रु का पड़ोसी जो है मित्र होता था। मतलब शत्रु का पड़ोसी मित्र होता था, मतलब शत्रु राज्य के आगे वाला जो राज्य स्वाभाविक रूप से जो है कह सकते हो मित्र होता था, क्योंकि उसके साथ जो है सामान्य शत्रु भी जो है होते थे। अब यहाँ से हम मंडल के प्रमुख यदि हम राज्य की बात करें तो इसमें जो है 12 जो है राजा थे। जैसे कि कौटिल्य के सिद्धांत में जो है 12 प्रकार के राज्यों मतलब जो है राजाओं की कल्पना की गई है, जो कि एक वृहद मंडल जो है बनाते हैं। पहला है जो कि विजु गीसु, जो कि राजा का केंद्र जो विजय की इच्छा जो है रखता था। फिर है अरि, जो कि ये जो कि विजय गीसु का तत्काल पड़ोसी शत्रु था। फिर है मित्र, यह जो है अरि का जो है पड़ोसी, ठीक है, जो कि शत्रु का शत्रु होता था। फिर है जो कि अरिमित्र, ये जो है मित्र का पड़ोसी अरि का मित्र होता था। फिर है मित्र मतलब जो है कह सकते हो इसका मित्र का मित्र होता था। फिर है अरिमित्र मित्र, जो कि मित्र का पड़ोसी और अरिमित्र का शत्रु होता था। फिर अगले यहाँ से हम बात करें मंडल की, जो कि पराशरी ग्राहा, जो कि पीछे का शत्रु होता है। उसके बाद जो कि आक्रांत मतलब जो पीछे का मित्र होता था। उसके बाद है परासी ग्राहासार, जो कि पीछे के शत्रु का मित्र। फिर है जो कि आक्रांदासार, जो कि पीछे के मित्र का मित्र होता था। ठीक है, तो इसमें दो अन्य भी महत्वपूर्ण राज्य जिसके जो कि एक था माध्यम, जो कि विजु गीसु और जो है अर्य दोनों की सीमाओं से लगा हुआ एक शक्तिशाली राजा जो दोनों को प्रभावित करने में सक्षम होता था। फिर उसके बाद है उदासीन, तो वह राज्य जो मंडल के किसी भी राज्य की सीमाओं से नहीं डरता था, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली होता था, मतलब पावरफुल होता था और आवश्यकता पड़ने पर किसी का भी जो है पक्ष ले सकता था या तटस्थ जो है रह सकता था, उसको उदासीन कहा जाता था। ये था मंडल, इसमें जो कि 12 थे। अब यहाँ से तक्षशिला विश्वविद्यालय के ऊपर सिद्ध है, 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। नालंदा विश्वविद्यालय फिर तक्षशिला, दो में से कोई ना कोई फंसेगा, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के केंद्र है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन भारतीय के समय में शिक्षा के कौन से केंद्र थे, तो एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा था नालंदा विश्वविद्यालय। तो यही प्रमुख दो केंद्र थे, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे। ठीक है, तो प्राचीन जो कि गंधार में सिंध नदी के तट पर स्थित था, दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था। इसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह लगभग जो है 60 से अधिक विषयों की शिक्षा जो प्रदान करता था, जिसमें वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, शस्त्र चिकित्सा, युद्ध कला इसमें शामिल थे। चाणक्य जी जैसे विद्वान यहीं के छात्र थे। जो चाणक्य थे, जो कि अर्थशास्त्र के कहे जाते हैं पिता, तो ये यहीं के छात्र थे। बाद में यहीं के शिक्षक हो गए, टीचर हो गए, और यह जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों के लिए प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इसके हम इतिहास की बात करें तो तक्षशिला की स्थापना 700 ईसा पूर्व में हुई थी। बाद में जो है जो विदेशी आक्रमण आए, जैसे कि सिकंदर के आक्रमण के समय, जो कि 326 ईसा पूर्व, यह जो है प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, और विशेषकर चिकित्सा जो है विज्ञान के क्षेत्र में। इसका पतन कैसे हुआ, तो इसका पतन जो कि 1199, जो कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसको जो है नष्ट कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी ने जितने भी शिक्षा के केंद्र थे, क्योंकि यहाँ की जो धरोहर थी भारतीय, क्योंकि इन्हीं के द्वारा धर्म की ज्ञान दिया जाता था, तो जितने भी विदेशी आक्रमण आए, मुसलमान जो कह सकते हो जितने भी अरब कंट्री के, तो सबसे पहले यहाँ की जो संस्कृति थी, यहाँ के जो केंद्र थे शिक्षा के, उनको नष्ट किया, ताकि यहाँ की जो संस्कृति उसको नष्ट किया जा सके और अपना जो इस्लाम का जो बीज है उसको बोया जा सके। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो यह जो है छात्र जो है, जैसे कि यह दुनिया भर में 10,500 से अधिक छात्र इसमें जो अध्ययन करते थे। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें 60 से अधिक विषयों की शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी, जिसमें से वेद थे, तीनों वेद,
और जो है वेदांत, व्याकरण की भाषा थी, और चिकित्सा विज्ञान था, सैन्य कला, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, और जो है 18 प्रकार की इसमें जो है शिल्प थी। शिक्षा पद्धति जो है प्रणाली की बात करें तो यह जो है गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहते थे और अध्ययन करते थे। छात्र को जो है व्यवहारिक कार्य और देशांतरण पर अधिक जोर जो है दिया जाता था। शिक्षा पूरी होने के बाद एक परीक्षा होती थी, और धनी जो छात्र होते थे वे शुल्क देते थे, जबकि जो निर्धन छात्र थे वे आश्रम के कार्यों में जो है मदद करते थे। मतलब जो है जो ज़्यादा अमीर जो बच्चे होते थे उसको शुल्क देते थे, जो गरीब होते थे उसे जो आश्रम होता था उसकी सेवा करते थे। ठीक है। प्रसिद्ध छात्र और शिक्षक की हम बात करें तो आचार्य जो हमारे कौटिल्य महाराज हैं, चाणक्य जी, यही के जो है छात्र थे और बाद में यही के जो है शिक्षक ही बन गए। ठीक है। यहाँ से व्याकरण जो विद जो कि पढ़नी है, और जो पतंजलि भी यहाँ के छात्र थे। विरासत की हम बात करें तो तक्षशिला को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला इसमें क्वेश्चन था कि चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन कैसा था। ठीक है। तो उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यह व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इसे आज की पंचायती राज प्रणाली का आधार भी जो है माना जाता है। चोल साम्राज्य में गांव का जो स्वशासित जो इकाई के रूप में इसको जो है काम किया जाता था, इस पर काम करते थे। और चोल की स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं की हम बात करें तो निम्न प्रकार की इसकी विशेषताओं को हम समझ सकते हैं, जैसे कि ग्राम सभाएं। तो चोल साम्राज्य में गांव के प्रशासन के लिए विभिन्न जो प्रकार की सभाएं थी, जैसे कि उर। तो यह जो है सामान्य गांव की एक आम सभा थी, जिसमें सभी जातियों के वयस्क जो है लोग शामिल होते थे, और मुख्य रूप से उन गांवों में होती थी जहां मिश्रित आबादी रहती थी और उसके पास जमीन जो होती थी। उसके बाद है सभा या महासभा। तो यह विशेष रूप से उन गांव की सभा थी जिसे जो है बराहदेह कहा जाता था। यह जो है जो गांव ब्राह्मणों की जो है देन में जो है दिए जाते थे, और इसमें जो है अधिकांश भूमि कर मुक्ति होती थी, और सभा के सदस्य केवल ब्राह्मण ही होते थे। उसके बाद है जो कि नगरम। तो यह जो है उन स्थानों की सभा थी जहां व्यापारी वर्ग जो है का प्रतिनिधित्व होता था, जैसे कि इसमें उत्तर जो है मेरोड़ शिलालेख। तो चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली के बारे में सबसे विस्तृत जानकारी मिलती है तो उत्तर मेरोड़ शिलालेख से मिलती है। यह शिलालेख जो कि परांतक प्रथम के शासनकाल जो कि 919 से लेकर के 981 से संबंधित है। इसमें जो है ग्राम सभा के उसका गठन और सदस्यों का चुनाव, उसके कार्यों का विस्तृत जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद है चुनाव प्रणाली। तो सभा के सदस्यों का चुनाव एक विशेष जो है लॉटरी प्रणाली द्वारा किया जाता था, जिसे हम जो कि कूड़ा जो है ओलाई कहा जाता था। इसके तहत उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर जो है लिखकर एक मिट्टी के बर्तन यानी जो है कुडम में जो है डालते थे, और फिर जो है बच्चे द्वारा पर्चियां निकाली जाती थी। सदस्य का चुनाव जो है शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक योग्यता के आधार पर जो होता था। उसके बाद है समितियों का गठन। तो सभा जो है विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का जो है गठन करती थी। इन समितियों के सदस्य जो है अवैतनिक होते थे, और उसका जो है कार्यकाल आमतौर पर 1 वर्ष का होता था। ठीक है। और समितियों के कार्य निम्न प्रकार थे, जैसे कि जल समिति। तो इसमें जो है तालाब, सिंचाई के साधन, उसका प्रबंधन की देखभाल करता था। उसके बाद है उद्यान समिति। तो जो बगीचे होते थे, सार्वजनिक जो स्थान होते थे उसकी रखरखाव करती थी। उसके बाद जो है जो कि कर समिति, तो जो है करों का जो है संग्रह करती थी। न्याय समिति थी, जो कि गाँव के भीतर जो विवाद होते थे उसको सुलझाती थी और न्याय करती थी। लेखा जो है समिति, तो गाँव में जो आय जो व्यय होता था उसका जो है हिसाब रखती थी। ठीक है। और भी है, जैसे कि सभा के कार्य और अधिकार की हम बात करें तो ग्राम सभा को स्थानीय शासन के लगभग सभी कार्यों की देखभाल करने का अधिकार था। इसमें जैसे कि भूमि कर का जो है संग्रह करना, गांव के लिए जो है सड़कें, तालाब और सार्वजनिक सुविधाएं बनाना, मंदिरों और जो है दान में दी गई जो भूमि का देखभाल करना, गांव में जो है कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना, दंड देना। ठीक है। ये सारी चीजें थे। तो निष्कर्ष है हम कहें तो चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन अत्यंत जो है विकसित और लोकतांत्रिक थी। इसने जो है केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के बावजूद ग्रामीण स्तर पर लोगों को अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने की स्वतंत्रता दी, और इस प्रणाली में न केवल प्रशासन को कुशल बनाया बल्कि ग्रामीण जो समुदाय था उसको सशक्त भी बनाया। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब है जाति प्रथा क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसका विकास आपको बताना है। ठीक है। तो इसको भी यहाँ से हम समझेंगे। तो जाति प्रथा की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पूर्णतः जानकारी करने के लिए यह अत्यंत जरूरी है हमको जान लेना कि जाति शब्द की परिभाषा क्या है, जाति का वास्तविक अर्थ क्या है।
तो जाति के अंतर्गत ब्याह या जो खान पान होता है इसके संबंध में प्रतिबंध रहता है। और कुछ विद्वानों ने वर्ण एवं जाति को एक ही समझा है, लेकिन वर्ण और जाति में अंतर है। वर्ण के लोग एक ही जो है कह सकते हो व्यवसाय को करते हैं, परंतु एक ही जात के लोग विभिन्न जो व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आरसी दत्त जी लिखते हैं, इनके जो कि एक प्राचीन इनकी पुस्तक है जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में, तो जाति प्रथा की इन्होंने जो परिभाषा को स्पष्ट किया है। ये कहते हैं कि हिंदू जो है आज लोग जो सैकड़ों वर्ण हजारों वर्ष तक बाहरी लोगों से बिल्कुल जो है अलग रहे, जैसे कि हम लोग किसी जाति के इतिहास में जो है नहीं पाते हैं। और इस प्रकार अलग जो है रहने में लाभ और हानि दोनों थी। इसके जो है अन्य फलों में एक यह भी फल हुआ कि सामाजिक जीवन के नियम अधिक जो है दृढ़ और कठोर होते गए। इससे लोगों की जो स्वतंत्रता थी, जो स्वाधीनता पूर्वक कार्य करने की जो शक्ति धीरे धीरे जो है खत्म होती गई। गंगा और यमुना के उपजाऊ जो कि रमणीय तटों पर जो है 4-5 शताब्दियों तक शांतिपूर्वक रहने के कारण सब भी राज्य स्थापित कर सके थे, दर्शन विज्ञान शिल्प की उन्नति कर सके थे। और इन्हीं शांत और दुर्बल करने वाले प्रभाव से लोग उन सामाजिक वर्गों से अलग हो गए थे जो जातियां कहलाई। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कि जाति व्यवस्था के गुण दोष क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो हिंदू समाज में जाति प्रथा काफी जो है समय से विद्यमान है। इस प्रथा के कारण समाज को जो है लाभ भी जो है आवश्यक था, जो कि निम्नलिखित है। जैसे कि इससे गुण की हम बात करें तो संस्कृत का जो है अक्षुण्ण जो है रखना, तो जाति व्यवस्था के कारण ही जो है संस्कृत की रक्षा जो है की जा सकती है। उसके बाद स्वतंत्रता, तो जाति व्यवस्था के कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता था और किसी जो व्यक्ति के ऊपर कोई जो है बंधन नहीं था। उसके बाद है एकता, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति को अपने अपने वर्गों में मिलकर जो है या फिर घुल मिलकर रहने की छूट थी और प्रत्येक वर्ग के लोग अपने अपने व्यवसाय में संघ बना लेते थे और परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ग में एकता की भावना जो है दिखाई देती थी। उसके बाद है श्रम विभाजन, ये भी इसका गुण है। तो 4 वर्गों द्वारा समाज का प्रत्येक जो कार्य था, ठीक है, उसको बांटा गया था और प्रत्येक जो है व्यक्ति अपने कार्य में जो है निपुण थे और कार्य जो है सरलता से होने लगे थे और प्रत्येक कार्य में जो है श्रेष्ठता भी जो है आने लगी थी। उसके बाद है पैतृक व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था जो कि पैतृक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि पुत्र जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद उसका व्यवसाय को जो है अपना लेता था। अतः काल के क्षेत्र में अत्यधिक जो है कह सकते क्षेत्र भी अत्यधिक जो है हुई थी, कला के क्षेत्र में वृद्धि भी हुई थी। फिर है जो कि भगवत शक्ति की भावना, तो शक्ति की भावना जाति व्यवसाय के द्वारा ईश्वर के प्रति अनन्य भाव बना रहा। ईश्वर की आराधना द्वारा भगवान को प्राप्त करने और मोक्ष प्राप्त करने की सफलता भी जो है मिली। अब यदि हम जाति व्यवस्था के हम दोष की बात करें, जैसे कि घृणा की भावना, तो जाति जो व्यवस्था थी इसके जो दोष में आपको लिखना है कि घृणा की भावना, तो जाति व्यवस्था में जन्म के आधार पर या फिर उससे होने के कारण वर्ग जो है दूसरे वर्ग से अपनी श्रेष्ठता जो है सिद्ध करने लगते थे। मतलब एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग को नीचा मानती थी, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं देखा जाए घृणा की भावना उत्पन्न होती थी। फिर है उन्नति में बाधक, तो जाति व्यवस्था के जो है फलस्वरूप व्यक्तियों को अपने ज्ञान विवेक जो है प्रदर्शन करने का समय नहीं मिला, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ लिख कर जो है परंतु शूद्र जो है निरक्षर ही रह गए, उनकी जो उन्नति जो है नहीं हो सकी। उसके बाद है छुआछूत की भावना, तो छुआछूत की भावना से भी संपूर्ण जाति व्यवस्था की जो जड़ें थी हिला दी और परिणाम इसका यह हुआ कि समाज में एक रोग की भांति छा गया ये और सभी लोगों की उन्नति करने में बाधा पहुंचाई वही, उससे सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं जो है मिली। फिर है संकीर्ण दृष्टिकोण, तो जाति व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं में संकीर्णता की भावना ने जन्म लिया, जिससे जो है उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना कम हो गई और राष्ट्रीय विकास को आघात भी लगा। यहाँ से जो कि बीए स्मिथ के अनुसार जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसे जो है जाति प्रथा भारतीयों को अन्य साथ खुलेआम घुल मिलने जो है नहीं दिया गया। इस तरह से आपको जो कि जाति प्रथा के गुण दोष आपको लिखना है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में जो प्रचलित जो विधवा विवाह है इस पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, उस समय क्या व्यवस्था थी। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत विधवा विवाह का उल्लेख जो है मिलता है। सबसे पहले अर्थवेद में विधवा विवाह का संकेत प्राप्त होता है। इसमें यह उल्लेख है कि यानी किसी स्त्री का पहले क्षत्रिय जो है वैश्य पति है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात यदि वह किसी ब्राह्मण से विवाह कर लेता है
तो ऐसा पति जो है वास्तविक कहा जाएगा, उसको छोड़ती की विवाह कर सकती है। और अर्थवेद में यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि कोई स्त्री एक पति से विवाह करने के पश्चात दूसरे से विवाह करती है तो वह दोनों एक जो है बकरी और जो है एक भात की 5 थालियां दे दे, तो एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगे, इस प्रकार जो है स्पष्ट किया गया है। तो अर्थवेद में जो है काल में विधवा विवाह को वर्जित नहीं माना गया है। और वशिष्ठ के अनुसार कोई जो है ब्राह्मण स्त्री पति के विदेश जाने पर 5 वर्ष से अधिक प्रतीक्षा न करते हुए चाहे तो वह किसी निकट संबंधी में पुनः विवाह जो है कर सकती थी। कौटिल्य ने कुल मास तक की प्रतीक्षा की बात जो है कही है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें जो कि सनातन धर्म में जो 16 संस्कार है, ये क्या है, जब में क्वेश्चन बनता है। तो 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों को पवित्र और सुसंस्कृत बनाने के लिए यह किए गए हैं। ठीक है, तो इन 16 संस्कारों को हम समझेंगे। इसका विवरण यहाँ से दिया गया है। पहला है गर्भाधान। तो यह जो है विवाह के बाद गर्भधारण की प्रक्रिया से संबंधित पहला चरण है। उसके बाद है जो कि पुंसवन, जो कि गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए किया जाता है, संस्कार ये। फिर है सीमंतोन्नयन, जो कि यह संस्कार गर्भ की रक्षा संतान के दीर्घायु के लिए की जाती है, संस्कार ये। फिर है जात कर्म, तो बच्चे के जो है जन्म के बाद यह संस्कार किया जाता है। फिर है नामकरण, तो बच्चे का नाम इसमें रखने की प्रथा है। फिर है निष्कर्मण, तो शिशु को पहली बार घर से बाहर जब निकाल कर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन जो है कराए जाते हैं। उसके बाद है अन्नप्राशन, जो कि पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार है। उसके बाद है जो कि चूड़ा कर्म, जिसको हम मुंडन कहते हैं, तो सिर के जो शिशु के सिर के पहले बार जो है उतरवाए जाते हैं। उसके बाद है विद्यारंभ, मतलब जो है शिक्षा की शुरुआत का यह संस्कार होता है। फिर है कणवेद, या जो है कान छेदने की प्रथा है, जो बच्चे के लिए जो है महत्वपूर्ण एक मानी जाती है। फिर है यज्ञो, जो है पवित्र, मतलब जो है जनेऊ, मतलब जो है जनेऊ धारण करने का संस्कार है, जिससे जो है व्यक्ति को वेदों का अध्ययन का जो अधिकार है वो मिलता है। फिर है वेद आरंभ, तो वेदों का इसमें जो है अध्ययन शुरू करने वाला संस्कार है। फिर है केशांत, मतलब जो है केश मतलब बालों की पहली कटाई का संस्कार है, जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन के लिए तैयार करता है। उसके बाद है फिर है समावर्तन, तो गुरु जो है आश्रम से शिक्षा पूर्ण करने पर किया जाने वाला संस्कार है। फिर है विवाह, यह सबसे जो है महत्वपूर्ण संस्कार है, जो व्यक्ति को सामाजिक और जो पारिवारिक जीवन है उसमें प्रवेश कराता है। फिर है अंत्येष्टि, यह जो है जीवन का अंतिम संस्कार है, जो मृत्यु के बाद किया जाता है। ठीक है, तो ये थे 16 संस्कार। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मौर्य काल में जो कर व्यवस्था थी उसको आपको उल्लेख करना है। तो कर व्यवस्था में भूमि कर, कारीगरों और जो व्यापारियों से लिया जाने वाला टैक्स था या फिर कर था, जो कई तरह के इसके प्रकार इसमें शामिल है। राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था भू राजस्व था, जिसमें किसान अपनी जो उपज का 1/3 हिस्सा देते थे। और इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए समाहर्ता जैसे कुछ अधिकारी होते थे, जो कर निर्धारण का जो है काम देखते थे। सन्निधाता जैसे अधिकारी राज्य के कोष और जो भंडार गृह थे उनकी देखभाल करते थे। ठीक है, फिर यहाँ से है कि प्राचीन भारत में प्रमुख जो करों का उल्लेख कीजिए, एग्जाम में कुछ काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें जैसे कि सड़क जो है कर, तो सड़क पर जो है आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए राज्य को व्यवस्थित करनी पड़ती थी, इसलिए राज्य जो कि बर्तनी या फिर जो है सड़क पर जो है टैक्स जो है वसूलता था। उसके बाद है जो कि आबकारी कर, जो कि कैटल से ज्ञात होता है कि देश में उत्पादित जो शराब है, जो विदेशी शराब इसका भी जो है विक्रय किया जाता था, तो इस पर जो है प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिशत आबाकारी जो है कर वसूला जाता था। इसी को जो है डॉक्टर अल्टेयर ने जो है भूतोवाद स्वीकार किया है, जिससे पैदा होने वाले जो व्यापारी को जो नशीली चीज़ों पर जो है लगाया जाता था, किंतु नशीली चीज़ों से बहुत कम आय होती थी, क्योंकि फहियान से ज्ञात होता है कि उस समय इसका जो है चलन बहुत ही कम था। यह जो है बात जो है गुप्त काल के संबंध में ही भले ही सत्य हो, पर सभी कालों के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रकार के शराबों का उल्लेख मिलता है। फिर है उद्योग धंधे कर, तो अनेक जो है उद्योग धंधों पर जो है कर लगाने का भी जो है चलन था, और जो अन्य उद्योग थे जैसे कि जो खाने पीने के उद्योग थे उन पर जो है टैक्स लगाया जाता था। वस्त्र उद्योग, सूती उद्योग, तेल उद्योग, चीनी, घी, मक्खन, इन सभी पर जो है टैक्स लिया जाता था। उसके बाद जो है दुकान कर था, तो दुकान की स्थिति के अनुसार दुकानदार को भी जो है एक प्रकार का राजा को जो है कर देना पड़ता था। आपकी दुकान कैसी है, कैसी जो है आपकी चलती है, तो उस अनुसार जो है दुकानदार को भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। इसका कह सकते हो उल्लेख जो विशेषतया शुक्र नीति में मिलता है, और अभिलेखों में जो है दुकानदारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यह संकेत प्राप्त होता है कि धार्मिक कार्यों के लिए
धर्मास्थ के मध्य में दुकानदारों को कोई रकम राज को देनी पड़ती थी और डॉक्टर जो कि युद्धकर कर के अनुसार यही जो है दूसरे शब्द में दुकान का कर जो है कहा जाता था। तो यहाँ से इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना है, जो कि आज की क्लास हमारी यही तक थी। संपूर्ण पाठ्यक्रम से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपका इन्हीं से पेपर छप के आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। इसका जो सेकंड पेपर है बहुत ही शीघ्र हमारा आएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करना, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।